नासिर शिराजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान और इसराइल का एक तारीखी तनाज़ा तो है, क्योंकि ईरान तो इसराइल के वजूद को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता, लेकिन अब जहाँ पे मामला आ गया है, अब अक़वाम आलम का क्या किरदार आप देखते हैं? तीसरी आलमी जंग के लिए लोगों को माहौल बनता हुआ दिखाई देता है अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो? जी देखें, तीसरी आलमी जंग के लिए इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसराइल, जिसका जैसा कि मोहम्मद अली भी जिक्र कर रहे थे, अपनी मिलिट्री माइट और अपनी प्रेस्टीज से प्ले करता था। इसराइल नाकाबिल शिकस्त था और इसराइल इस पूरे रीजन के अंदर कई ममालिक को साइमल्टेनियसली जंग के अंदर चंद घंटों के अंदर और चंद दिनों के अंदर शिकस्त देने की सलाहियत रखता था। लेकिन आज उसी इसराइल की मिलिट्री माइट गज़ा की एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप के अंदर उसकी मिलिट्री माइट दफन होकर रह गई है। उन्होंने 7वें महीना शुरू हो गया है और उनका मुकाबला किसी मुल्क के साथ नहीं है, किसी मुसल्ला जो है वो फौज के साथ नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ है, और जिसकी कोई सप्लाई लाइन भी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, जो मुहासरे के अंदर हैं। लेकिन वहाँ पर 7वां महीना शुरू हो गया है और वो 5 क्लेम्स जो इसराइल ने खुद किए थे कि हमारे ये 5 अहदाफ हैं कि हम गज़ा को टेक ओवर करेंगे, हम जो है हमास का खात्मा करेंगे, हम डीवेपनाइजेशन करेंगे, हम फ्यूचर थ्रेट्स का खात्मा करेंगे और हम अपने जो कहते हैं उनको वापस लेके आएंगे। उनमें से एक हदफ भी हासिल नहीं कर सके हैं। तो इसराइल की जो प्रेस्टीज है वो तो शैटर हो गई है और इसराइल जो है वो इस पूरे रीजन के अंदर ये जो उसका चेहरा था कि वो खौफ के ज़रिए से और अपनी मिलिट्री माइट के ज़रिए से सर्वाइव करता था, वो अब बाकी नहीं रहा। फिर ईरानी इन मिसाइल के नतीजे में और ओवरऑल रेजिस्टेंस ने उसको घेरा हुआ है। इसराइल मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता है। उसकी एक तरफ हिजबुल्लाह ने तकरीबन 120 किलोमीटर और आधी इसराइली फौज को अंगेज किया हुआ है और वहां पर आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 लाख इसराइली जो हैं वो कैंपों के अंदर रहने पर मजबूर हैं और इसराइल का जितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैडली डैमेज हुआ है। और बाज अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो कम से कम इस बॉर्डर के ऊपर 30 to 40 ईयर पीछे जा चुका है। उन्होंने इतना ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलियंस सिस्टम जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से एक तरफ सीरिया है, एक तरफ बहरहाल गजा स्टिल मुजाहमत कर रहा है। तो क्या ऐसी सूरत में ईरान भी अगर इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो क्या इसराइल के लिए कोई सर्वाइवल है? तो खुद इसराइल बहुत वल्नरेबल है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के पास 2 पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है कि अमेरिका डायरेक्टली अपने बहरी बेड़े हैं उसके, आइजनहावर है या 5th फ्लीट है या दीगर उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अटैक करे और उनके ऊपर काउंटर अटैक नहीं हो? ईरान की पोजीशन बहुत क्लियर है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल रखता है, ईरान ने उसके कामयाब तजर्बे किए हैं और इसको कोई भी इस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने की सलाहियत नहीं रखता है। लिहाजा अमेरिका के बहरी अड्डे जो हैं वो सारे वल्नरेबल हैं। और उसके बाद जो रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने बिल्कुल रीड कर लिया है सिचुएशन को, खा वो कुवैत है, खा वो इराक है, खा वो यूएई है, खा वो कतर है, खा वो बहरीन है। उन्हें पता है कि उनके मुल्कों के अंदर मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं उन अड्डों से अगर कोई एडवेंचर होता है तो उसका रेस्पॉन्स बड़ा हार्श होगा। और इस वक्त जो रीजन की इकोनॉमिक सिचुएशन बिलखसूस जैसा कि KSA की आप देख रहे हैं, KSA ने अमेरिका को यमन के लिए, यमन के हौसीज को काउंटर करने के लिए अड्डे नहीं दिए हैं अभी ताज़ा। लिहाजा बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि ये ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होकर अपने अड्डे यूटिलाइज करने की इजाज़त दें।